Hello everyone, I am starting with section B of this is from class 10 science question paper. So we'll be discussing section B with you. So we have 24 questions and from this section B you have to attempt any 20 questions. तो कोई भी 20 questions आप कर सकते हो. फर्स्ट 25th क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वी आर हीटिंग लाइमस्टोन. स्टेप 1 है वी आर हीटिंग लाइमस्टोन और हमें x मिला है. x के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है. अब उन्होंने बोला कि हमने इसी एक्स सब्सटेंस को वाटर में डाल दिया. अब वाटर में डालते ही आपको क्या मिल गया, स्लेक लाइम. तो वो पूछ रहे हैं कि स्टेप 1 कौन सा प्रोसेस है और स्टेप 2 कौन सा प्रोसेस है. अब इसमें फर्स्ट वाले स्टेप में देखो हमने हीट प्रोवाइड की है. तो हीट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो इसका मतलब व्हाट इज़ दिस इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस. मतलब जब भी हम हीट देते हैं किसी भी सिस्टम को इसका मतलब इट इज़ एंडोथर्मिक. और अगर हमारी हीट रिलीज़ हो रही है आफ्टर रिएक्शन तो क्या होता है वो एक्सोथर्मिक. तो फर्स्ट स्टेप में तो आपका क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज यू आर गिविंग हीट टू द लाइमस्टोन एंड इट इज़ गिविंग अस रिजल्टेंट. बट उसी रिजल्टेंट से हम क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं. और जैसे ही आप उसमें वाटर ऐड करोगे स्लेक लाइम तो फॉर्म होगा ही होगा, साथ में हीट भी रिलीज़ होगी. So you can see we have two processes, one is endothermic and other is exothermic. So let's see कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. तो इन्होंने बोला पहला एंडोथर्मिक गलत है, एक्सोथर्मिक सही है. So this is wrong. बी में इन्होंने बोला कि पहला एंडोथर्मिक है और फिर दूसरा एक्सोथर्मिक है. So this is wrong again. सी में हमें बोला पहला एंडोथर्मिक है एंड देन वी हैव एक्सोथर्मिक. तो दिस इज़ करेक्ट, सी पार्ट आपका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन विच ईयर इज़ कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज़ द हाईएस्ट. तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा कौन से साल में है. तो ग्राफ दिया हुआ है आपको बस इसको स्टडी करना है कि पीएच वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसके पास हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2002 में सबसे हाईएस्ट पीक है. तो सबसे हाईएस्ट पीक है इसका मतलब इट हैज़ higher concentration of hydrogen ion. So it is 2002. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूट एसिड. तो यहाँ पे ध्यान से देखो फिगर में आपको बताया हुआ है जिंक और डाइल्यूट एसिड, मैग्नीशियम और डाइल्यूट एसिड. तो ये पूछ रहे हैं कि रीज़न क्या है कि मैग्नीशियम ऊपर की तरफ आ गया. अगर आप ध्यान से देखो तो इसके सराउंडिंग में बबल्स बने हुए हैं. और ये बबल्स क्यों बनते हैं, ये हाइड्रोजन गैस है बेसिकली. क्योंकि आपको पता है कि जब भी दो मेटल्स रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो बबल्स बनाते हैं. तो बबल्स बनते हैं तो इसी वजह से वो फ्लोट करना शुरू हो जाती है. और कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस इज़ रिलीज्ड व्हेन मेटल एंड एसिड रिएक्ट्स दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस की वजह से ही ये फ्लोट करना शुरू कर देता है. तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, मैग्नीशियम इज़ लाइटर एलिमेंट दैन डाइल्यूट एसिड. ऐसा कुछ नहीं है. बी मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग. तो ये ध्यान रखना कि मैग्नीशियम क्या होता है, H2 गैस उसके ऊपर मतलब चिपक जाती है यू कैन से, एंड और वो ऊपर की तरफ फ्लोट होना शुरू हो जाता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ H2 गैस. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 28. इट सेज द टेबल शोज गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस ABCD. सब्सटेंसेस आपको दिए हुए हैं, मेल्टिंग पॉइंट उनका दिया हुआ है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताया हुआ है सॉलिड के केस में और लिक्विड और एक्वस सोल्यूशन के केस में. हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन से आयनिक कंपाउंड्स हैं. और आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, दैट दे आर गुड कंडक्टर्स इन केस ऑफ लिक्विड एंड aqueous solution. Solid के केस में they are not electrical, they don't show any electrical conductivity. ठीक है. और इनका जो melting point होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. सो यू कैन सी कि A के केस में melting point एक तो कम है, ये इसका हो गया. दूसरा सॉलिड के केस में भी ये गुड कंडक्टर है. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ये पॉसिबल है लेकिन आप देख सकते हो दो चीज़ें जब पॉसिबल नहीं है तो A हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता. इट इज़ नॉट अ आयनिक कंपाउंड. बी के केस में देखो मेल्टिंग पॉइंट हाई है आपका. सॉलिड के केस में पुअर कंडक्टर है, ये भी सही है. लिक्विड के केस में गुड है.
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यस, क्योंकि अगर आप कोई आयनिक कंपाउंड को लिक्विड बनाते हो, पानी में ऐड करते हो, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। कंडक्टिविटी का मतलब पता ही है आपको कि करंट फ्लो करवा सकता है। सी के केस में देखो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, सॉलिड के केस में पुअर है, लिक्विड के केस में गुड है, सो इसका मतलब सी इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो बी और सी पॉसिबल हैं। डी को चेक करते हैं। डी के केस में मेल्टिंग पॉइंट देखो 1160 विच इज़ लेस बट इट इज़ हाई इनफ, बट सॉलिड भी पुअर है, लिक्विड भी पुअर है, इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ कैंसिल हो गई आपकी और डी की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई आयनिक कंपाउंड होने की। तो सिर्फ है क्या आपका बी एंड सी विच इज़ ऑप्शन बी आउट ऑफ ऑल। Question number 29 says, Vinay observed that the stain of curry on a white shirt becomes reddish brown when soap is scrubbed on it, but it turns yellow again when the shirt is washed with plenty of water. What might be the reason for his observation? तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है कि जो सोप होता है वो हमारा बेसिक होता है नेचर में, और जो आप ये बात कर रहे हैं कि करी का निशान पड़ गया वो किसकी वजह से? टर्मरिक की वजह से। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी। हल्दी की वजह से आपका वो निशान पड़ा है और वो नेचुरल इंडिकेटर होता है, तभी तो आपको वो रेड कलर मिल रहा है, रेडिश ब्राउन कलर मिल रहा है, क्योंकि आपके पास टर्मरिक ऑलरेडी लगा हुआ है शर्ट पे। एंड व्हाट यू आर वॉशिंग विथ सोप, और वो क्या है? एक बेस है। तो बेस से वो हमें कुछ न्यू कलर देगा जो कि है रेडिश ब्राउन इस केस में, इसी वजह से आपको ये कलर देखने को मिल रहा है। सोप कैसा होता है? बेसिक इन नेचर, और जो टर्मरिक है हमारा वो क्या है? नेचुरल इंडिकेटर, जो रेडिश कलर देता है बेसिस में। तो आपका सेकंड वाला भी करेक्ट है, थर्ड वाला भी करेक्ट है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में सेटअप दिया हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि किस केस में हमारा सेटअप और बल्ब ग्लो करेगा। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में आपको दिख रहा है कि आपके पास है डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन की वजह से यस आपका बल्ब ग्लो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये क्या फॉर्म करते हैं? H+ एंड Cl- आयंस। तो इसी वजह से वी कैन सी द कंडक्टिविटी एंड बल्ब विल ग्लो। सेकेंड केस में देखो शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कोई आयंस फॉर्म नहीं करता, इसकी वजह से हमें बल्ब जलता हुआ नहीं दिखेगा। थर्ड केस में देखो अल्कोहल डाला हुआ है। अल्कोहल भी हमारा कोई मतलब आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कोई इसकी एबिलिटी नहीं है कि ये आयंस प्रोड्यूस कर सके, तो इसका मतलब बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस में आपको दिया हुआ है लाइम वाटर। लाइम वाटर के केस में क्या होता है आपका कि बल्ब ग्लो कर सकता है क्योंकि ये भी आयंस प्रोड्यूस करने के कैपेबल है, तो बल्ब विल ग्लो। तो फर्स्ट और फोर्थ केस में सिर्फ हमारा ग्लो करेगा विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास असर्शन और रीज़न है। आपको पता है कि ये सारे ऑप्शंस होते हैं और हमें इसके अकॉर्डिंग ABCD मार्क करना होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज़ एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। फ्रेश मिल्क में यू आर एडिंग बेकिंग सोडा एंड दे आर सेइंग कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा टू सेट कर्ड। तो ये तो ट्रू है, ये तो सही है। अब रीज़न में क्या दिया हुआ है? बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। तो बेकिंग सोडा एक होता है बेसिक, ये होता है बेसिक, तो ये कम नहीं कर सकता, ये वैल्यू को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो इस वजह से दिस इज़ फॉल्स, क्योंकि बेसिक है, बेसिक तो 7 से ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर आप बेसिक सोडा ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब 7 से ऊपर जानी चाहिए, तो फॉल्स है ये। सो एक सही है और एक गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? इट विल बी सी। नेक्स्ट देखो 32 में आपको दिया हुआ है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कॉम्पोस्ट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक नहीं होता, ये एक्सोथर्मिक होता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। ये तो सही है कि अगर आपने एक रिएक्टेंट लिया वो हो सकता है 2-3 पार्ट्स में टूट जाए, ठीक है, सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाए। सो येस दिस इज़ ट्रू। तो अगर आपका पहला वाला फॉल्स होता है और दूसरा वाला ट्रू होता है तो वो कौन सा केस होता है? डी वाला। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन
ओल्ड जाइलम टिश्यूज इन प्लांट। सेकेंड आपको दिया हुआ है रेजिन्स एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। रेजिन्स और गम्स तो नहीं करते, कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के। और रेजिन और गम्स स्टोर ज़रूर करते हैं, मतलब ओल्ड जाइलम में वी डू हैव रेजिन्स एंड गम्स। तो फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला आपका रॉन्ग है। इसका मतलब सी इज़ द ऑप्शन। Next question says assertion is sky appears blue in the daytime. So this is, you can see, is true, but white light is composed of 7 colors. ये भी दोनों true हैं, लेकिन इन दोनों की कोई सेंस नहीं है, मतलब आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है ये इसका। तो इसका मतलब बी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, बी होगा। देखो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव 35th क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है वी हैव एसिड्स एंड बेसिस एंड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विच ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जो एसिड से भी रिएक्ट करें और बेसिस से भी रिएक्ट करें, दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं ये। तो देख लो ध्यान से कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि एसिड से साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखो सेकंड केस में दिख रहा है आपको और एक और केस में दिख रहा है विच इज़ डी। तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी एंड डी। यहाँ पे आपको 2 बी एंड डी दिए हुए हैं, ये देखो। तो इसमें से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हो, बी ले लो या डी ले लो, आपका करेक्ट ही होगा। ठीक है। In 36th question we have in which of the following groups of organism blood flows to the heart only once during one cycle of passage through the body। तो ये सिर्फ पॉसिबल है उन केसेस में जहाँ पे 2 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट किसके पास होते हैं? शार्क के पास, डॉगफिश के पास और स्टिंगरे के पास। उनकी बॉडी में सिर्फ सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड इट हैज़ 2 चैम्बर्स इन इट। तो ब्लड सिर्फ एक ही बार फ्लो करके जाएगा। So it is in case of shark, dogfish and stingray. Next है which is the common between, what is the common between extensive network of blood vessels around walls of alveoli and in glomerulus of nephron। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हुई हुई है। एक तो बात हुई हुई है कि जो एल्वेलाई के साथ ब्लड वेसल्स होते हैं उनका क्या काम है, और नेफ्रॉन्स का, ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है। तो बेसिकली वो कैसे होते हैं? दे आर वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज एंड दे आर रिच इन ब्लड, दे आर रिच इन ब्लड, दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड। क्योंकि अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो एल्वेलाई जो होता है उसके आसपास बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क किस चीज़ के? ब्लड वेसल्स के, कैपिलरीज कह सकते हो आप उसको। तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन देता है, इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है। ठीक है, तो अब ये कौन सा ब्लड हो गया? इट इज़ लाइक अ रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, ब्लड इसको मिलता जा रहा है बार बार। सो येस, इट इज़ द केस विद नेफ्रॉन एज वेल। सो दे आर थिन वॉल्ड कैपिलरीज एंड they are richly supplied with blood, which is the right option, D. 38 is plants use completely different process for excretion as compared to animals. Which one of the following processes is not followed by plants for excretion? They can get rid of excess water by transpiration. So this is correct, ये तो सही है। B उन्होंने लिखा है they selectively filter toxic substances through their leaves. So this is not correct, ऐसा नहीं कर सकते वो। सो दिस इज़ द ऑप्शन, वो ऐसा प्रोसेस फॉलो नहीं करते। सी उन्होंने दिया वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स इन ओल्ड जाइलम। दिस इज़ करेक्ट, ये एक उनके वेस्ट प्रोडक्ट ही होते हैं। देन डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। दिस इज़ करेक्ट एज वेल। ए, सी और डी बिल्कुल सही है, बस कौन सा रॉन्ग है आपका? बी ऑप्शन। 39th में आपको दिया है इफ़ द पावर ऑफ लेंस इज 4 - 4 डायोप्टर देन इट मीन्स दैट द लेंस इज अ। तो पावर आपको दिया हुआ है, आप उससे क्या निकाल सकते हो? फोकल लेंथ। F इज इक्वल टू 1/p और 1/p मतलब -4 पॉइंट डायोप्टर और 1/4 क्या होगा आपका? इट विल बी 1/4 is
0.25 एंड माइनस में होगा, पहली चीज़ माइनस में है, और दूसरा ये किस में आएगा आपका आंसर, इट विल बी इन मीटर। और इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप देख सकते हो ये आपका आंसर सेंटीमीटर वाला है, तो 0.25 को आप कैसे करोगे, 25 माइनस 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द फोकल लेंथ ऑफ दिस पावर। फोकल लेंथ तो पता चल गई। अब यहाँ पे देखो फोकल लेंथ नेगेटिव है, और नेगेटिव किसकी होती है फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंथ की जो फोकल लेंथ होती है इट इज़ नेगेटिव, और ये आपका आंसर आ गया सी वाला। पावर से आप एफ निकालोगे, एफ निकाल के आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टाइप ऑफ लेंस है, एंड दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। नाउ where should an object be placed so that the size of its image is equal to size of its object। मतलब वो कह रहे हैं कि इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो वो कहाँ पे होना चाहिए, वो सी पे होना चाहिए। ये केस किसका है, दिस इज़ ऑफ कॉन्केव मिरर। अगर आप सी पे प्लेस करते हो ना अपना ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज भी आपको सी पे ही मिलेगी और सेम साइज़ का मिलेगा। ये ध्यान रखना, इस चीज़ का सी पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था, -15। तो -15 का सी निकालना चाहते हो तो डबल कर दो इसको, सो इट विल बी 2f। सो 215 इज़ 30 सेंटीमीटर। मतलब आपको 30 सेंटीमीटर पे आपको अपना ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा ताकि आपको क्या मिल सके, आपकी सेम साइज़ मिल सके ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे लेट्स से कि आपके पास मिरर है और फोकल लेंथ उन्होंने बोला कि 15 है, तो सी कहाँ पे होता है, उसके डबल पे होता है। तो डबल क्या होगा, ऑब्वियसली 30। बस यही था ये क्वेश्चन। और बस आप ये ध्यान रखना कि साइज़ ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे सेम होती है, ओनली एट सी। अगर आप सी पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो आपको सी पे ही अपना इमेज मिलेगा और सेम साइज़ का मिलेगा, नीचे बनता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब्ड इन। सो यहाँ पे आपके पास है यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड माउल्ड। तो ये क्या करते हैं, ये तीनों सब्सटेंस, तीनों ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड मटेरियल को बाहर ही तोड़ते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म अंडर दिस कैटेगरी। Then we have in a person the tubule part of the nephron is not functioning at all. What will be its effect be on urine formation? तो जैसे आपको पता है कि नेफ्रॉन का क्या काम होता है, टू फॉर्म द यूरिन। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर उसका जो ट्यूब्यूल वाला पार्ट है वो ख़राब हो गया, ट्यूब होता है ना यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर, तो ट्यूब्यूल वाला पार्ट यहाँ पे ख़राब हो चुका है, तो वो कह रहे हैं कि यूरिन पे क्या असर पड़ेगा। तो इसका जो काम होता है, ट्यूब्यूल का जो काम होता है वो ये होता है कि इसको कंसंट्रेटेड बनाना है। किसको, सारे मतलब वेस्ट मटेरियल्स अपने पास लेने हैं, और जो भी मटेरियल मतलब बेकार का है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं यूरिन। तो हमारा फिर यूरिन कैसा होगा वो ये पूछ रहे हैं। अगर ट्यूब्यूल पार्ट वर्क नहीं कर रहा तो हमारा यूरिन कैसा होगा, इट विल बी डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड नहीं होगा, क्योंकि वो सारे टॉक्सिक्स नहीं लेकर जा रहा अपने साथ। टॉक्सिक मटेरियल नहीं लेकर जाएगा तो कंसंट्रेटेड नहीं होगा। कंसंट्रेटेड तब होता है जब सही से सारा फंक्शनिंग हो रही है, और अगर फंक्शनिंग नहीं हो रही ट्यूब्यूल की तो वो हमारे यूरिन को कैसा कर देगा, इट विल बी डाइल्यूटेड। नेक्स्ट आपको दिया है, इफ़ द रियल इमेज of a candle formed by a lens is 3 times the size of a flame and the distance between lens and image is 80 centimeter, and at what distance should the candle be placed from the lens। तो हमें बताना है कि इसका बेसिकली u कितना है। तो मैग्निफिकेशन अगर आप ध्यान से देखो तो दिया हुआ है 3 टाइम्स बोला है उन्होंने, सो इट इज़ 3 टाइम्स हो गया आपका मैग्निफिकेशन। और आपको v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। v क्या होता है आपका, इमेज डिस्टेंस, की इमेज कहाँ पे लोकेटेड है, 80 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड u की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे हमें क्या बोला है, लेंस है, तो मैग्निफिकेशन कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/u।
लेंस के केस में पॉजिटिव होता है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी है -3, v कितना है 80, u की वैल्यू हमें नहीं पता, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 80/3 इन नेगेटिव, तो -80/3 इज द आंसर टू दिस। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 44 देखते हैं। सो वाइल लुकिंग एट द अबव डायग्राम नलिनी कंक्लूडेड द फॉलोइंग। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन, सबसे पहले उसने ये बोला है। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल along the same path as the incident ray but in opposite direction. Third, the image of the object will be inverted. This is a concave mirror, hence the focal length will be negative. तो हमें इसमें से बताना है which of the following statements are correct. So यहाँ पे सबसे पहली बात, इमेज इसकी वर्चुअल नहीं बनने वाली। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वर्चुअल, क्योंकि आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है और सी से वो पास करवा रहे हैं रे, तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? इट विल बी ऑन द अदर साइड। सो देयरफॉर दिस इज़ अ रॉन्ग वन, इट वोंट बी अ वर्चुअल वन, इट विल बी रियल बनेगी हमारी इमेज, ठीक है। सेकेंड केस देखो, द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रैवल, ये तो सही है क्योंकि यहाँ से सी से पास हो रहा है ना, तो ये वापस भी ऐसे ही जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी बस। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, येस दिस इज़ करेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है तो आपको इमेज कैसी मिलेगी? उल्टी डायरेक्शन में। दिस इज़ अ कॉन्केव मिरर, हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, येस इट इज़ अ कॉन्केव मिरर एंड उसकी फोकल लेंथ कहाँ पे होती है? लेफ्ट साइड पे होती है। सो दिस इज़ करेक्ट। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका करेक्ट है। सो सी इज़ द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 45th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। वी हैव 4 डिफरेंट मीडियम्स, यू कैन सी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1 पे वापस आ रहा है। सो यू कैन सी इट इज़ नोटेड बाय साइंटिस्ट दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4, बट 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट? देखो 1 और 2 का रिलेशन देखो सबसे पहले, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 1 और 2 सेम नहीं है, इसका मतलब मीडियम 1 और मीडियम 2 दे आर डिफरेंट, तभी तो इनके बीच में क्या आ रहा है? रिफ्रैक्शन आ रहा है। रिफ्रैक्शन तभी होता है जब, बेंडिंग तभी होती है लाइट की जब आपके 2 मीडियम्स अलग होते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 तो बिल्कुल अलग है, और मीडियम 2 कैसा है? वो ज़्यादा डेंसर है, किससे? 3 से। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेयर वन, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें 2 से 3 की, तो 2 से 3 पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एंगल आपका बढ़ गया, तो तभी तो बोल रहे हैं वो ये वाला डेंसर है और ये वाला रेयरर है, ठीक है। मीडियम 1 और 3 इसका मतलब सेम है, क्योंकि उन्होंने बोला एंगल 1 और 3 एग्जैक्टली सेम है, तो मीडियम 1 इज़ इक्वल टू मीडियम 3, तभी तो हमारे दोनों एंगल सेम आ रहे हैं, 1 और 3. So medium 1 and 3 are same, but medium 2 is different because you can see कि bending हो रही है. अगर bending नहीं होती तब तो मैं मानती कि हाँ ये medium 1 और medium 2 भी same है, but नहीं है. So you can see last one is the correct option. मीडियम 1 और 3 सेम है, जैसे मैंने आपको बताया एंगल 1 और 3 बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सो देयरफॉर दे कैन बी सेम मीडियम. बट 2 डेंसर मीडियम है किससे कंपेयर में? 1 और 3 के, क्योंकि रेयरर से जब डेंसर में जाती है हमारी रे तो वो किसकी तरफ बेंड हो जाती है? इट इज़ बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तभी तो एंगल देखो कितना छोटा सा बना है, एंगल 2. और फिर देखो फिर से हमारा एंगल बड़ा हो गया. क्यों बड़ा हो गया? इट इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से जब भी रेयरर मीडियम में जाती है हमारी रे तो क्या होता है? इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी तो एंगल इंक्रीज कर जाता है. Let's move on to question number 46 now. So we have some refractive indexes here, and one is for flint glass and other is for alcohol with respect to air. What is the refractive index of the flint glass with respect to the alcohol? तो आपको refractive index निकालना है, तो you can take first refractive index of flint glass then divided by alcohol. So removing decimals you are left with 165 over 136. Now you can divide it. After dividing you will get the answer as 1.21.
which is option number B. Let's start with question number 47. So it says we have a lens and has a focal length of 10 centimeter. तो f आपको दिया हुआ है already. Second, the object of height 2 mm is placed at a height of distance of 5 centimeter from the foal. तो आपको हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की विच इज़ 2 mm. इसको आप कन्वर्ट करोगे किस में, सेंटीमीटर में. सो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट, डिवाइडेड बाय 10, so it will be 0.2 centimeter. U is 5 centimeter, F is 10 centimeter. Now we have to find the height of the image. HI निकालना है हमें. तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, V होना चाहिए. Then only you can find the value of height of image. तो सबसे पहले V निकालेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूला होता है 1/f 1/v माइनस 1/u. 1/f मतलब 1/10, 1/v एज इट इज़, 1/u का मतलब -5, क्योंकि u हमेशा हमारा नेगेटिव होता है और वो लेफ़्ट साइड पे इसलिए भी, यहाँ पे है ना, तो इसलिए -5. सो देन यू कैन टेक दिस वैल्यू टू द अदर साइड. और यहाँ पे ये कैसी है, प्लस में है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आके ये माइनस हो जाएगा. सो नाउ यू विल टेक एलसीएम ऑफ इट. एलसीएम कितना आएगा, 10, और फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, सेकंड को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से. सो इट विल बी -1/10. और v की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -10 सेंटीमीटर. सो v इज़ देयर नाउ. और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, v/u इज़ इक्वल टू हाइट की टर्म्स में क्या होती है, इट इज़ h0/hi. तो अब यहाँ से हम hi की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है. v देखो आपके पास कितना है, -10, u कितना है, -5, h0 कितना है, 0.2, hi हमें नहीं पता. सो विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 5 से 10 कैंसिल, 2 आ गया, और hi इधर जाएगा, 2 नीचे आएगा. सो इट विल बी 0.2 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हो जाएगा आपका इसका भी हाफ. तो हाफ करने पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे आना चाहिए था hi/h0. सो दिस विल बी hi की वैल्यू कितनी है आपकी, नहीं पता. h0 की वैल्यू हमें पता है, इट इज़ 0.2. अब 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.2 से. सो 2 × 0.2 इज़ 0.4 सेंटीमीटर. अब ये वैल्यू आई किस में, सेंटीमीटर में आई है. अब देखो यहाँ पे कोई 0.4 सेंटीमीटर तो है नहीं, तो इसको आप किस में कन्वर्ट करो, में. में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बी 4 mm, विच इज़ ऑप्शन नंबर C. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन B. सो सेक्शन B में आपको दिया हुआ है, वी हैव अ केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, टेस्टेड फ्यू एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, malleable, ductile, electrical conductivity, melting point. Which of the above elements were discarded for usage by the company? मतलब ऐसे कौन से एलिमेंट्स होंगे जिनको वो डिस्कार्ड कर देंगे. तो सबसे पहले y देखो, y की प्रॉपर्टीज़ देखो कैसी हैं, w को देखते हैं सबसे पहले. w की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, सो मैलेबल है. तो ये तो अच्छी बात है कि मतलब उन्हें क्या बनाना है, केबल्स बनानी है, तो केबल्स के लिए मैलेबिलिटी होनी चाहिए. डक्टाइल है, यस. देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया कि आसानी से मेल्ट नहीं होगी, ठीक है. एक्स पे देखो, मैलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है. उसके बाद आपको बोला जा रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो है. तो लो वाले मेल्टिंग पॉइंट को हम यूज़ नहीं कर सकते. और ऊपर से देखो मैलेबल ही नहीं है, तो वायर्स में कैसे बनेगी, डक्टाइल ही नहीं है, तो नहीं बन सकती ना. तो इसका मतलब क्या होगा, वी कैन डिस्कार्ड एक्स, हटा दो इसको. वाई की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, मैलेबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो कि अच्छी बात है. उसके बाद आप देखो तो मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये भी बेकार बात हो गई केबल बनाने के लिए. तो ये भी वाई भी नहीं यूज़ कर सकते. जेड देखते हैं, मैलेबल है, डक्टाइल है,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है तो आप केबल बनाओगे क्यों, है ना। कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, तो जब वो कर ही नहीं सकती तो Z से भी हम नहीं यूज़ कर सकते। तो आप X, Y और Z को डिस्कार्ड कर दो। डिस्कार्ड करने का मतलब होता है कि हटा दिया, बेकार है, हमारे उनके काम की नहीं है। सो X, Y, Z इज़ द ऑप्शन, which is option number B. Right, so we are done with section B. We'll be covering section C in the next video. So do watch the next video, and do like and share and subscribe to this channel. Thank you.